हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आए हैं और यह भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 और जो री एग्ज़ाम हुआ है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न उसमें पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में अगर आपको सफलता चाहिए तो पूरी डेडिकेशन बहुत ही आवश्यक है। एकदम डेडिकेट होकर पहले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? यानी कि बिछाए मतलब निर्माण करना, निर्माण की बात करें, किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए यानी कि निर्मित किए जाते हैं और संचालित किए जाते हैं। और देखिए कहाँ पूछा है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ही है लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD। ठीक है, यानी कि सेंट्रल PWD की बात कर रहा है। किसकी? PWD। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI। NHAI की स्थापना कब होती है? 1995 में, ये भी देख लीजिए। और कह रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा संचालित होते, कौन बनाता है इसको? तो ऑप्शन बी राइट है, यानी कि NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको बनाता है। किसको? राष्ट्रीय राजमार्ग को। नेशनल हाईवेज़ की बात कर रहा है। देखिए NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम नीचे देखते हैं। नेशनल, यहीं पे देख लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको पूछ लिया है NHAI को, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, स्थापना वर्ष भी पूछ सकता है। तो कहाँ पे? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी कब होती है? 1995 में, 1995 में NHAI की स्थापना की गई थी। NHAI की स्थापना 1995 में। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में। HQ कहाँ पे है इसका? तो नई दिल्ली में है HQ। आगे देख लेते हैं हम CPWD को भी देखते हैं और BRO को भी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो मुझे तो CPWD पे ज़्यादा गट्स आ रहा है कि कहीं टीआरई 4 में 4.0 में पूछ ना लिया जाए, इसीलिए आप इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे इसको। CPWD फुल फॉर्म जानिए। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, PWD का फुल फॉर्म आप सबको ऑलमोस्ट लोग PWD नाम सुने हैं, तो बस C सेंट्रल जुड़ गया है, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। स्थापना इसकी जुलाई 1854 में किया गया था। देखिए कितना पहले 1854 में हुआ था। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जुलाई 1854 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने, किसने? प्रश्न पूछ सकता है। CPWD की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किस लिए? तो सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए किया था। देखिए एक प्रश्न में आपको कितने सारे प्रश्न, कितने सारे फैक्ट देखने को मिले। और सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जितनी भी क्लासेज होंगी वो क्या होंगी? फ्री होंगी, यानी कि कोई भी आपसे पेड क्लास तो पहली चीज़ नहीं चलेगी। कोई पेड क्लास नहीं चलेगी तो कोई भी पैसा नहीं। ये नहीं कि हमने एक फैक्ट बताया बाकी सारे हम कहें कि हम आपको पेड क्लास में बताएंगे। जी नहीं, यहाँ पे कोई पेड क्लास नहीं चलेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। और देखिए हमारी क्लास से गारंटी, मैं गारंटी 100% गारंटी के साथ कर रही हूँ कि BPSC TRE 4 में, BPSC में मतलब क्वेश्चंस आने ही आने हैं। BPSC के जो पिछले एग्जाम हुए TRE 1, TRE 2, TRE 3 और एग्ज़ाम, उसमें भी पिछली बार में मैंने क्लासेस चलाई थी और जाकर उन क्लासेस को देखी वहाँ से भी कि कितनी हूबहू प्रश्न बने थे। और इस बार भी प्रश्न बनेंगे, मेरी पूरी 100% गारंटी है, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। अब देखिए अगला BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी भी स्थापना देख लेते हैं। 7 मई 2024 को, यानी कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट अफेयर में ये पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को। BRO की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया कि BRO की स्थापना कब हुई थी, तो BRO की स्थापना 7 मई 1960 को। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और एक किसके नियंत्रण में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। और इसका मुख्यालय HQ कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब देखिए इसकी टैगलाइन बहुत फेमस है। इस संगठन की टैगलाइन, BRO की टैगलाइन देखिए, हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। इंपॉर्टेंट टैगलाइन याद रखिएगा कि हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है, ये BRO का टैगलाइन है। देखिए हमने क्या किया, NHAI को हमने
इसका फुल फॉर्म, इसकी पूरी डिटेल जान लिया हमने। CPWD को हमने फुल फॉर्म और इसके पूरे कब स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह को जान लिया। अब हमने BRO को भी जान लिया, यानी कि आपने भी इन तीनों टर्म्स को जान लिया। अब इसमें से कोई एक आपसे प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, और पूछा जाए तो पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आपको सब कुछ पता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि 1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जिसे NW राष्ट्रीय जलमार्ग, राजमार्ग नहीं रहेगा यहाँ पे, राष्ट्रीय जलमार्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटरवे की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NW1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट नाम दिया गया? और ये BPSC TRE 1 में पूछा गया था, वाटरवे से प्रश्न था। तो देख लेते हैं किसको। सादिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, कुट्टापुरम से कोल्लम, उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यह कहाँ से कहाँ जाती है नेशनल वाटरवे फर्स्ट? इलाहाबाद से हल्दिया जाती है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ जाती है? तो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया। इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में है। और यूपी से हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। बस इतना याद रखिए, आपको एकदम कभी भूलेंगे नहीं। यूपी से वेस्ट बंगाल जाता है नेशनल वाटरवे फर्स्ट। अब यूपी में कहाँ? इलाहाबाद, और लेकर के वेस्ट बंगाल में कहाँ? हल्दिया, यहाँ पे जाता है। तो आप कभी भी इस चीज़ को भूलेंगे ही नहीं। अब देख लेते हैं कितने वाटरवेज हैं, इससे संबंधित आंसर हमने लगा दिया, ऑप्शन बी ठीक है। अब वाटरवेज जो भारत के प्रमुख जलमार्ग हैं, जहाँ से हमेशा देखिए वाटरवे फर्स्ट को पूछा, तो कितने वाटरवे इंपॉर्टेंट है? 6 वाटरवे हैं, और इनमें से ही हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। तो इन हमने यहाँ पे आपको 6 दे दिया है, इनके पूरे 6 जो है सबको दे दिया डिस्कस के लिए। आप चाहे कुछ भी पूछे, आप एकदम बेधड़क आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। राष्ट्रीय यानी कि वाटरवे फर्स्ट, देखिए कितने वाटरवे हैं, मैंने यहाँ पे टोटल नंबरिंग दे दिया कितने वाटरवे हैं। तो देखिए 6 वाटरवेज की बात कर रहे हैं हमने, इंपॉर्टेंट 6 वाटरवेज। अब कौन कहाँ से जाता है तो देखते हैं। वाटरवे NW फर्स्ट यानी कि वाटरवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ जाता है? तो वाटरवे फर्स्ट जो है इलाहाबाद से हल्दिया जाता है, ये हमने आपको बता दिया, ऊपर प्रश्न में ही था। और NW2 वाटरवे 2 सादिया से धुबरी पट्टी। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रिक्स भी बताए हैं, लेकिन ट्रिक में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। मैं एकदम चीज़ों को याद करने और अच्छे से याद करने में विश्वास रखती हूँ, लेकिन फिर भी ट्रिक देख लीजिए। वाटरवे फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया जाता है। ट्रिक क्या है? इला से हल्दी, यानी कि इला से कोई लड़की है उससे हल्दी मांग लो बस। दूसरा है सादिया से धुबरी पट्टी, नेशनल वाटरवे दूसरा कहाँ? सादिया से धुबरी पट्टी जाता है। दिया से बरी यानी कि सादिया से धुबरी पट्टी जाता है, असम में है ठीक है। धुबरी पट्टी असम में है। अब देखिए नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टापुरम यानी कि कालू से रम्मांगू, कोल्लम से कोट्टापुरम जाता है वाटरवे 3। वाटरवे 4 कहाँ? काकीनाडा से मरकानम जाता है, काकी से नमक मांग लो ठीक है। काकीनाडा से मरकानम जाता है क्या? वाटरवे 4। वाटरवे 5 कहाँ से? तलचर से धमरा, तलचर से धमरा जाता है। तलचर यानी कहाँ पे? उड़ीसा में है ये तलचर। तो नेशनल वाटरवे 4 तलचर से धमरा जाता है, इनके लचर था व्यक्ति, मर गया। अब आगे देखते हैं छठवां, लखीपुर से भागा, लखीपुर से भागा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका नेशनल वाटरवे फर्स्ट से बना है, तो आप यहाँ से भी आगे प्रश्न बन सकता है, पूरी संभावना है। वाटरवे फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया जाता है। वाटरवे 2 सादिया से धुबरी जाता है। वाटरवे 3 कोल्लम से कुट्टापुरम जाता है। वाटरवे 4 काकीनाडा से मरकानम जाता है। वाटरवे 5 तलचर से धमरा जाता है। और वाटरवे 6 लखीपुर से भागा जाता है। ट्रिक यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी, मैंने एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी से बंगाल में सुंदर खाली तक अपने साम्राज्य को मजबूत और सुदृढ़ है, क्या है? सुदृढ़ करने के लिए सही सड़क का निर्माण करवाया था, और ब्रिटिश काल में उसका नाम बदल करके, सही नहीं बल्कि शाही है, क्या है? शाही सड़क का निर्माण करवाया था, और उसका नाम बदल करके कब? ब्रिटिश काल में उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? GT रोड रख दी, GT यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रख दिया गया था इसका। GT की मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक, तो ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया। वह किसने बनवाया था? GT रोड की बात करें, किसने बनवाया था? तो औरंगजेब, आलम शाह, बहादुर शाह जफर, शेरशाह सूरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं GT रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन डी राइट है, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? तो इस GT रोड को बनवाया था, जो सिंधु घाटी से कहाँ? वेस्ट बंगाल के सिंधु घाटी से लेकर के इनके वेस्ट बंगाल के सुंदर खाली तक जाता है ये, ठीक है। वेस्ट बंगाल, पहले वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल,
मतलब ये बांग्लादेश यहीं भी हिस्सा था, ठीक है। पूर्वी जो वेस्ट बंगाल है वह बांग्लादेश वर्तमान में है। शेर शाह सूरी, इसका बचपन का नाम बहुत पूछता है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, फरीद खां, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई है? शेर शाह सूरी की तो बिहार के सासाराम में इसकी मृत्यु हुई है। बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी औरंगजेब, इसे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता। देखिए मैं ये प्रैक्टिस सेट तो चालू रहेगा, साथ ही साथ आपको फ्री में ही आपको क्या दिया जाएगा? तो फ्री में इसकी थियरी क्लासेज, साथ जीके जीएस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, और साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लासेज चलेंगी और सब कुछ फ्री रहेगा। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ये शहर शामिल है? सीधी सी बात पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है कौन कौन से 4 सिटीज़ हैं उनका नाम पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से 4 सिटी हैं वो। ऑप्शन ए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। श्रीनगर, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात कर रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो स्वर्णिम चतुर्भुज में ऑप्शन ए राइट है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई आते हैं। कौन कौन से 4 शहर आते हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। देखिए दिल्ली, यहाँ पे डी कर लीजिए, दिल्ली, कोलकाता। मैं बस बताने के लिए, ट्रिक को कैसे याद रखेंगे लॉन्ग टाइम, तो ट्रिक मतलब कीवर्ड्स समझिए, बता रही कि पॉइंट बताने को कैसे। दिल्ली, कोलकाता, नीचे साउथ में है, चेन्नई, ठीक है, के से कोलकाता होता है, सॉरी। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और उसके बाद से क्या है? मुंबई। एम कर लीजिए, चाहे बॉम्बे होता है तो मुंबई। बस याद रखिए, कैसे याद रखेंगे? डी के सी एम, यानी भाई कौन सीएम? तो डी के सी एम है, डी के सी एम याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा डी के सी एम से। तो क्या हो गया? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। क्रम भी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने क्रम से लिखवाया है डी के सी एम। ट्रिक याद रखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा ये। मैं मैप में भी आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये मैप में स्वर्णिम चतुर्भुज को मैप में देखिए। देखिए दिल्ली यहाँ पे है, यह है रहा दिल्ली, ठीक है। उसके बाद से ये रहा वेस्ट बंगाल, कोलकाता यहाँ पे, ये रहा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। यहाँ देखते चलिए, यहाँ से ये ऐसे, यानी कि दिल्ली हो गया, ये हो गया कोलकाता। उसके बाद से ये कहाँ पे आ गया? चेन्नई, ये हो गया चेन्नई, और चेन्नई के बाद से ये हो गया मुंबई। यहाँ पे ये है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज किसको किसको जोड़ता है? तो दिल्ली को देखिए, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और यहाँ मुंबई। डी के सी एम, बस स्वर्णिम चतुर्भुज खत्म डी के सी एम में। आगे 5वां प्रश्न। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जमशेदजी टाटा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने जब हड़ताल किया था? महात्मा गांधी ने। बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो इन्होंने 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया था। चंपारण में क्या किया था? सत्याग्रह किया था। लेकिन कहा जाता है कि अगर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर में कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर भी सत्याग्रह को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया था महात्मा गांधी ने 1918 में। अहमदाबाद जब मिल मजदूरों के बीच विवाद हुआ था, किसको लेकर था? बोनस इंक्रीमेंट को लेकर था, ठीक है। बोनस को इंक्रीमेंट करने के लिए जो मिल मजदूर थे वो अड़ गए थे ब्रिटिश सरकार से, तो उसी को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए था कि बोनस को इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसमें गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। देखिए हम जब हिस्ट्री में क्लासेस चला रहे हैं उसमें जो है हम गांधी जी को पढ़ाएंगे, तो गांधी जी से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं थियरी के रूप में सब कुछ बता दिया जाएगा, एक भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में हम बता दें तो गांधी जी कब 1893 में कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। और ठीक है, आगे देखते हैं 6वां प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च में लगभग दूरी तय की गई। कितनी दूरी तय की गई थी दांडी मार्च में? तो ऑप्शन है 241 मील, ठीक है, मील ऐसे रहेगा, ठीक है, मील नहीं रहेगा, ये मील रहेगा, मील ऐसे। और 700 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी समय दांडी मार्च कब हुआ था?
1930 की बात कर रहा है, ये 1930 में। अब उस समय जब हुआ था दांडी मार्च तो कितना दूरी तय किया गया था, कितना मील? 241 मील, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं क्या है दांडी मार्च और क्या है सविनय अवज्ञा। फैक्ट देखते हैं। देखिए फैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 12 मार्च 1930 को। और इसी समय दांडी मार्च की भी शुरुआत होती है। कब? दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत पूछता है कब होती है? शुरुआत पूछे 12 मार्च 1930। किसने किया? गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी कितने अनुयायी है? बहुत बार देखिए 72 73 दे देता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, 72 73 दे देता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं भाई, 7-8 लोग गए थे गांधी जी के साथ जब दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 19। तो कितने लोग गए थे साथ? बस 7-8 लोग तो थे। 78 कभी भूले गए नहीं कि 7-8 लोग गए थे, यानी कि 78 अनुयायी गए थे। और कहाँ से, किस आश्रम से? गुजरात के। कहाँ पे है ये? साबरमती आश्रम। तो गुजरात में, गुजरात के साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू किया था इन्होंने। और कब? तो शुरुआत हुई, पहुँचे कब? 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच गए। लेकिन नमक कानून तोड़ा कब? ये इंपॉर्टेंट डेट है कि तोड़ा कब नमक कानून को? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। और इसी दिन सविनय अवज्ञा की शुरुआत भी हो गई। 2 प्रश्न यहाँ से बन गए कि देखिए कितने प्रश्न बने। पहली बात कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई। ख़त्म कब हुआ दांडी मार्च? 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ। अनुयायी कितने थे? 78 अनुयायी थे। ठीक है। कहाँ से? गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी। लेकिन इसी में एक और प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। मतलब कितने सारे फैक्ट बन गए। 7वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो किस दिन हुआ था? लोहड़ी के दिन, बैसाखी के दिन, होली के दिन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब। पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है। उस दिन कौन सा था पूछा है तो बैसाखी का दिन था। ठीक है, बैसाखी का दिन था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे? पंजाब में, बैसाखी के दिन। ठीक है। क्यों हुआ था यह हुआ था जब मार्च 1919 में क्या आता है? रॉलेट एक्ट आता है। क्या आता है? रॉलेट एक्ट आता है। और इसी के विरोध में जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, इसका विरोध कर रहे थे। और जनरल ओ डायर ने क्या किया था? जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। और यहाँ पे हजारों लोग जब ब्रिटिश कंपनी ने जो है जांच बैठाई तो उसमें 300 प्लस लोगों को मरा हुआ, 350 लोगों को। लेकिन जब भारतीयों ने जांच किया तो 1000 लोगों की मौत हुई थी, यानी कि 1K लोगों की मौत हुई थी इस हत्याकांड में। ठीक है। रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी ने इसे काला कानून कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो आपके बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया था इसे, कि आप मतलब आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए इसका विरोध जलियांवाला बाग हत्याकांड में हो रहा था। दिन कौन सा था? याद रखिएगा, बैसाखी का दिन था। लोहड़ी और बैसाखी में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आप बैसाखी याद रखेंगे। 8वां प्रश्न है अटल टनल की लंबाई कितनी है? बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अटल टनल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। 9.02 किलोमीटर, 9.8 किलोमीटर, 10.08 किलोमीटर। डी है ऑप्शन कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अटल टनल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए राइट है, 9.02 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अटल टनल न सिर्फ टीआरई 2 बल्कि यह बीपीएससी प्रीलिम्स में भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। देखिए अटल टनल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात कि यह कहाँ पे है, पूछ सकता है ये भी। तो हिमाचल प्रदेश में है। और यह किसको जोड़ता है, ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है। यह मनाली और लेह के बीच बना हुआ है। किसमें? मनाली और लेह के बीच। मनाली कहाँ पे? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो मनाली और लेह ना दे, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख दे दे तो कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। मनाली हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में लेह है। तो इन दोनों के बीच में ही अटल सुरंग बना हुआ है। और ये समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। और इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इससे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। पूछ सकता है कि अटल टनल का पुराना नाम क्या है? तो रोहतांग सुरंग। लेकिन बाद में इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। अब कुछ भी आप अगर अटल टनल से संबंधित कोई भी फैक्ट आपसे पूछ ले तो क्या आपसे बचेगा कोई फैक्ट? कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने सब कुछ यहाँ बता दिया। जो सब लोग पेड क्लासेज में बताते हैं, जो लोग पेड क्लासेज में, मैंने सब कुछ फ्री, मैंने वादा किया है कि आप लोगों का
जो सिलेक्शन मैं फ्री में करवाऊंगी बीपीएससी, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करवाऊंगी बीपीएससी टीआरई 4 में। 9वां प्रश्न है, अटल सुरंग जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश के इनके रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई कितनी है? देखिए 66वें बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 8.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10.02 किलोमीटर, 11.02 किलोमीटर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने बताया कितनी है, 9.2 किलोमीटर। ये तो आपके लिए अब गाजर के हलवा, बेसन का हलवा या सूजी का, जो भी हलवा कहिए, अटल टनल से संबंधित क्वेश्चन हलवा हो गए आप सबके लिए। अब आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, अटल टनल हिमालय पर्वत श्रेणी के किस पर्वत श्रेणी में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, ठीक है। और ये कहाँ पूछा गया है? तो बीपीएससी में पूछा गया है, प्रीलिम्स में, बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है यह प्रश्न। तो कहाँ किसको पार करती है? जास्कर पहाड़ी, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख पहाड़ी, पूर्वी पीर पंजाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अटल टनल किसको पार करती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, पूर्वी पीर पंजाल को। याद रखिएगा, पूर्वी पीर पंजाल को यह पार करती है। देख लीजिए यहाँ पे इससे संबंधित और भी फैक्ट। अटल सुरंग हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में, और दर्रा कौन सा है? तो रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अटल सुरंग के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि यह सुरंग कहाँ? लेह और मनाली के बीच बना हुआ है, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई मैंने बता दिया कितना है, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह टीआरई 2.0 में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। बीपीएससी के टीआरई 2 में आया हुआ है। यह किसकी पूजा करते हैं? आम, इमली, महुआ, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर और के मुंडा और संथाल किसकी? महुआ की पूजा करते हैं। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं क्या, कि छोटा नागपुर क्षेत्र के संथाल कौन कौन सी जनजाति है? याद रखिएगा, जो जाति मुंडा और संथाल जाति के लोग हैं, और ये महुआ और कदम दोनों की पूजा करते हैं। भैया महुआ और कदम की पूजा करते हैं। या कदम का इसका फूल भी बहुत अच्छा होता है, और इसका फल भी बहुत ही अच्छा और खुशबूदार होता है, उसकी पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है। 13वां प्रश्न है, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। तो माइकल सुमाकर, डेविड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्माइल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सुमाकर। कौन है? माइकल सुमाकर है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन हो गए? तो ऑप्शन बी सुमाकर जी। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है पहले जान लेते हैं, कहाँ पर है ये भी जान लेते हैं। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, अंटार्कटिका, हिमालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो भारत का एक अंतरिक्ष जो है, क्या है? सैटेलाइट। यहाँ पे क्या अंतरिक्ष बेस है भारत का, और ये कैसा? भारत का पहला अंतरिक्ष बेस है यह। कहाँ पे है यह? तो ऑप्शन बी अंटार्कटिका में है। आइए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं हम, जितने फैक्ट सब जान लेते हैं। देखिए दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है, और यह भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। यह दक्षिणी ध्रुव से कितना? तो दक्षिणी ध्रुव से 25 यानी कि 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण गंगोत्री के बारे में खास बातें क्या है? तो खास बातें जानिए। इसकी स्थापना कब होती थी? 1983 में। बहुत बार पूछा गया है कि इस दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय पीएम थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनकी ही शासनकाल में 1983 में अंटार्कटिका में स्थित दक्षिण गंगोत्री को किया गया था, जो भारत का पहला वैज्ञानिक बेस था। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो संसद में कौन आते हैं? तो देखिए संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें 14वें प्रश्न की, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे देखिए संसद में क्या क्या आती हैं? तो संसद में 3 चीज़ें आती है। पहला क्या? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दूसरा क्या आता है? तो आरएस, राज्यसभा। तीसरा क्या आता है? एल, लोकसभा। देखिए आरएस राज्यसभा हो गया, एलएस लोकसभा हो गया, और ये प्रेसिडेंट हो गए। अब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति किस में? तो आर्टिकल 52 52 में राष्ट्रपति की बात की। आरएस यानी कि राज्यसभा किस में है?
सबसे पहले देखिए यहाँ पे संसद को भी जान लीजिए। संसद किस में है? तो आर्टिकल 79 में। किस में है? आर्टिकल 79 में है। अब राज्यसभा किस में है? 80 में है। लोकसभा किस में है? आर्टिकल 81 में है। पूछा जाता है इसका। मैं एक ट्रिक बताती हूँ संसद के। सरला, याद रखिए, हमेशा याद रहेगा कि सरला यानी कि संसद किस में है? संसद आर्टिकल 79 में है। र से राज्यसभा किस में है? आर्टिकल 80 में है। और ला से लोकसभा किस में? आर्टिकल 81 में है। सरला दीदी को याद रखिएगा, ये आपको 1 नंबर दिलवा सकती हैं एग्जाम में। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को भी याद रखिए, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए संसद अनुच्छेद 79 में है। और संसद के देखिए कितने अंग, पूरा प्रश्न पूछा था भारतीय संसद के कितने अंग है, तो आप नंबर भी याद रखिए। 3 अंग। कौन कौन से अंग? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा किसमें? 81 में है, राज्यसभा 80 में है और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा को निम्न सदन, निम्न सदन या कहीं कहीं निचला लिखा रहता है, निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। ठीक है, और राष्ट्रपति जो संसद क्या होते हैं? संसद के सत्र को बुलाते हैं। क्या करते हैं? संसद के सत्र को बुलाते हैं। मैंने प्रेसिडेंट को भी पिछली बार बहुत अच्छे से पढ़ाया था और वहाँ से प्रश्न आया था। 15वां जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है कौन? देखिए ये भी किस में पूछा गया? बीपीएससी में, बीपीएससी प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद में शामिल कौन कौन? लोकसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कौन? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी राइट है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों संसद के अंग माने जाते हैं। मैंने संसद का ट्रिक बता दिया किस में है संसद। तो देखिए संसद यानी कि संसद किस में? ऐसे लिख रही हूँ संसद को आर्टिकल 79 में। आर्टिकल बहुत पूछा गया इसीलिए बता रही हूँ, देखिए पूरा लिख देती हूँ। संसद आर्टिकल 79 में है। ठीक है, आरएस राज्यसभा किस में है? 80 में है। एलएस ये आर्टिकल 80 में है। ठीक है, 80। और लोकसभा किस में? एलएस है। लोकसभा किस में? 81 में है। प्रेसिडेंट किस में? आर्टिकल 52 में है, क्योंकि ये सारे आर्टिकल बहुत बार, अनेकों बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आर्टिकल बता दिया। तो ये थी आज की हमारी, देखिए कहने के लिए बस 15 क्वेश्चन, लेकिन आपको कम से कम 50+ क्वेश्चंस तो मैंने इस क्लास में आपको करवा ही दिया है। और ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज जारी रहेगी आगे भी। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या थियरी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि थियरी क्लासेस मैंने पिछली क्लासेस को आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं। उसमें एक आप लोग ओवरव्यू के लिए देख सकते हैं कि मैंने किस तरह की क्लासेस ली थी और क्वेश्चंस कहाँ से बने हुए थे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और तो कमेंट में बताइए कि इस बार भी जो है केवल प्रैक्टिस सेशन चालू रखा जाए या फिर थियरी क्लासेस को भी लाया जाए, क्योंकि आप थियरी क्लासेस के लिए कहीं ना कहीं आप पेड क्लासेस की तरफ जाओगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, पेड करोगे। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे फ्री में, वही चीज़ क्या मैं उससे बेहतर आपको फ्री में दे रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को ढेर सारा शेयर करते रहिए, प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका